स्थूल पदार्थों के गुण हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत कुछ टॉपिक देख रखा है, नहीं देखा है तो देख लेवें, क्योंकि इसके पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम देखने वाले हैं, है ना। तो वो देखने से पहले एक बार टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साहब, तो शुरू करें। बचा हुआ कुछ भाग और कुछ भी नया आता है तो हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉइसन अनुपात या पॉइजन्स रेशो में। इसके अंदर देखो क्या है, जब एक लंबी छड़ ली हमने, इसके अंदर एल लंबाई की छड़ ली है हमने, उसमें हम क्या करते हैं, लंबाई के अनुदिश बल लगाकर उसे खींचा जाता है ना। तो लंबाई के अनुदिश उसको बल लगाकर हम खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन त्रिज्या घटेगी, है ना। सीधी सी बात है, वो मोटा है पर खींचेंगे उसको बल लगा के, कल लगा के, तो लंबाई तो बढ़ती जाएगी लेकिन उसकी मोटाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, यानी कि त्रिज्या घटेगी। तो इसमें क्या होगा, आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक होता है पार्श्विक विकृति और एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। इसको अल्फा बीटा से भी कहीं आपकी बुक में दर्शाया होगा तो हो सकता है ना। पार्श्विक विकृति को अल्फा और अनुदैर्ध्य विकृति को बीटा, है ना। ताकि फिर यहाँ पे फॉर्मूले में सिग्मा बराबर आपको कहीं देखने को मिला होगा अल्फा अपॉन बीटा, है ना। तो पार्श्विक विकृति को अल्फा कह सकते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति को बीटा। ठीक है, कुछ भी कहो, हमको फॉर्मूला निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा साहब, देखो साहब, पहले एल थी, है ना, पहले लंबाई क्या थी, एल। तो उसमें क्या हुई, वृद्धि, इसलिए हमने क्या किया, उसमें डीएल जोड़ दिया, है ना। तो पहले थी लंबाई एल, उसमें हमने डीएल लंबाई जोड़ दी। क्लियर। फिर अनुदैर्ध्य विकृति में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई के अनुपात की अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो लंबाइयों का अनुपात की अनुदैर्ध्य विकृति होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, पहले एल थी, फिर हमने एल प्लस डी एल ली, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ, डी एल, है ना। तो लंबाई में परिवर्तन डी एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई एल। ओके, तो ये आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। और फिर पार्श्विक विकृति, तो पार्श्विक विकृति क्या होता है, तो पार्श्विक विकृति होती है त्रिज्या अथवा या व्यास, जो भी है, त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो व्यास में परिवर्तन होगा, बहुत सीधी सी बात है ना। तो उसमें प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात पार्श्विक विकृति कहलाता है। यानी कि वही बात कि अगर जो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ है तो कितना परिवर्तन हुआ वो, तो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ वो बटा पहले त्रिज्या कितनी थी, तो पहले प्रारंभिक त्रिज्या थी आपकी आर, है ना। त्रिज्या में परिवर्तन हमने कम हुआ है तो नेगेटिव में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो साहब, आपका पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशो क्या आएगा, सिग्मा का से दर्शाया है इसको, सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्विक विकृति माइनस डी आर अपॉन आर, है ना, वही विकृति बटा जो प्रारंभिक लंबाई थी वो, है ना। परिवर्तन जितना परिवर्तन आया वो ऊपर और बटा प्रारंभिक जो था वो उसके नीचे। ठीक है, वैसे ही अनुदैर्ध्य विकृति, है ना, कि डी एल अपॉन एल। ओके, तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि तार खींचने पर उसकी त्रिज्या घट गई, इसलिए हमने डी आर को हमने माइनस में लिया है। ओके साहब, वैसे ये विकृति बटा विकृति है, इसका मतलब इसकी कोई मात्रक या इकाई नहीं मिलेगी आपको, है ना, विमाहीन राशि है। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका हम यहाँ भी यूज़ में लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, तार को खींचने में किया गया कार्य। देखो, किसी तार को खींचने में आंतरिक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जैसे अभी अपन खींच रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अब कितना कार्य किया, अगर W की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना, ताकि अब ये फिर क्वेश्चन में हम इसको यूज़ में लेंगे, तो आप इसको क्वेश्चन में करने के लिए कहीं नोट कर रहे हो तो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब, किसी तार को खींचने में आंतरिक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा व विकृत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब यदि अनुप्रस्थ ए काट का तार है जिसकी लंबाई एल है, उस पर हमने बल लगाया एफ और उसके कारण उसमें वृद्धि कितनी हुई, एक्स। ठीक है, तो सूत्र यंग स्थिरांक वाई वाला आपने सबने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हो देख लेना, है ना। उसमें क्या किया था, वही प्रतिबल बटा विकृति, है ना। फॉर्मूला तो हमेशा यही चलता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बटा विकृति, विकृति क्या होता है, विकृति कितनी वृद्धि हुई, एक्स वृद्धि हुई, है ना, बटा प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। ठीक है साहब, तो उसी से यंग स्थिरांक वाला फॉर्मूला लगाया है ना। उससे हमने एफ की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, एफ। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है कार्य, और कार्य हमेशा आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा है कार्य, गति और कार्य वाला
टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि आपको क्या करना हो, कार्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये W बराबर एफ डी एक्स, है ना। समाकलन करते हैं हम एफ डी एक्स में, है ना। लंबाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो एफ आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए हमने एफ की वैल्यू निकाल ली साहब यंग स्थिरांक वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो साहब क्या कर रहे हैं, अतः लंबाई में अतिरिक्त सूक्ष्म वृद्धि dx में किया गया कार्य क्या होगा, तो dw बराबर एफ डी एक्स, और f की वैल्यू हमने ये जो निकाली वो रख दी। क्लियर। अब क्या करेंगे, l लंबाई वृद्धि में किया गया कुल कार्य, ठीक है साहब। तो l लंबाई वृद्धि कितनी हुई, पहले 0 थी, फिर वृद्धि हमने कितनी कर दी, l कर दी, है ना। तो इसलिए सीमाएं रखी हैं 0 से लेके l तक। तो w बराबर सीमाएं रखी हैं 0 से लेके l तक dw, यानी कि वही एफ डी एक्स, और ये एफ डी एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है ना। ये हमने यहाँ पे रखी। उससे क्या होगा साहब, देखो उसके अंदर क्या होगा, वाई ए अपॉन एल, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, केवल अंदर समाकलन के अंदर बचेगा आपका एक्स टी एक्स 0 से एल। क्लियर। अब समाकलन करना सभी को आता ही होगा। एक्स का समाकलन क्या होता है साहब, एक्स की घात एन का समाकलन का सूत्र होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की घात कुछ नहीं है का मतलब एक्स की घात एक है, तो इसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू। क्लियर। तो ये 1/2 और वाई ए अपॉन एल ये पूरा आ गया आपका बाहर, है ना। तो ये देखो साहब ये आ गया आपका पूरा बाहर, है ना। अंदर बचा आपका एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, सीमाएं रखोगे, है ना। तो क्या रखोगे, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, नीचे तो 0 है तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाली रखी हमने एल, है ना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तार में संचित ऊर्जा के रूप में हम वही फॉर्मूला ले रहे हैं जो हमने कार्य के रूप में यहाँ पे लिया है ना। उसी में अगर इस फॉर्मूले में हम ये वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल की जगह एफ लिख देते हैं तो एक और फॉर्मूला आपको मिलता है कि यू बराबर 1/2 एफ एल। ठीक है साहब। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कार्य के और संचित स्थिति ऊर्जा के, तो जहाँ पे हम काम में लेंगे आपको और बात अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगी। आगे देखो साहब, प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कभी ऐसा थ्योरेटिकली प्रश्न भी पूछा जाता है ना, कि हमने ऐसा ऐसा पदार्थ के साथ किया तो क्या उसकी प्रत्यास्थता घटी, क्या बढ़ी, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान देवें कि पहला पॉइंट आता है पीटना या पीसना। तो पीटना या पीसने से क्रिस्टल ग्रेन छोटी इकाइयों में विभक्त होता है जिससे पदार्थ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, पीटने या पीसने से पदार्थ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। ताव देना, ताव देना क्या होता है, मुच्छों पे ताव देना वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो रही है कि किसी वस्तु को गर्म करके फिर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया ताव देना या पानी चढ़ाना कहते हैं। इससे धातु में कड़ापन आ जाता है और तथा प्रत्यास्थता घट जाती है। तो ताव देने की प्रक्रिया से प्रत्यास्थता में क्या होती है, कमी होती है, घट जाती है। ठीक है साहब। ताप, ताप बढ़ाने पर आंतरिक आणविक बलों का परिमाण कम हो जाता है, अतः प्रत्यास्थता भी घट जाती है। इसलिए ये भी आप ध्यान रखें कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता घटेगी। परंतु इनवार स्टील एक मिश्र धातु है जो कि प्रत्यास्थता ताप परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहती है ना। तो कुछ अपवाद होते ही हैं हमेशा। तो इनवार स्टील करके एक मिश्र धातु है जो कि प्रत्यास्थता ताप परिवर्तन के साथ उसकी अपरिवर्तित रहती है। अशुद्धियाँ, अगर हम कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, तो प्रकृति के अनुसार प्रत्यास्थता को घटा या बढ़ा देता है, यानी उसकी पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी अशुद्धि पे भी निर्भर करेगा कि आप क्या मिला रहे हैं, है ना। तो वो पदार्थों की प्रकृति और आपकी अशुद्धि पर भी निर्भर करेगा कि आप किस में क्या मिला रहे हैं, है ना। ठीक है साहब। अब देखो साहब, लास्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है भंजक बल, है ना। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा फार्मूला मिलता है, वो भी फार्मूला कभी काम आ सकता है, तो आप वो भी नोट करें। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, बात तो वही है जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, है ना, कि जब किसी तार को प्रत्यास्थता सीमा से परे भारित किया जाता है तो विकृति तेजी से उत्पन्न होती है। बिंदु बी के संगत अधिकतम प्रतिबल जिसके बाद तार बहना प्रारंभ करता है तथा अंततः टूट जाता है। बहना मतलब वो पतला होता फिर आखिर में क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो भंजक प्रतिबल तथा तनन शक्ति कहलाते हैं। संगत बल जिसके कारण तार टूटता है वह बल कौन सा कहलाता है, भंजक बल कहलाता है। तो वह बल जिसके कारण तार क्या होता है, बढ़ता 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 लंबा होता है, फिर संगत बल
जिसके कारण वो फिर अंत में क्या होके टूट जाता है ना। तो यह आपका भंजक बल कहलाता है। भंजक बल तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। सीधी सी बात है, अब जितना तार आपका मोटा होगा उसको टूटने में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। और जितना एकदम ताल पतला सा होगा, है ना, तो उसको भंजक बल भी क्या होगा, कम होगा। तो भंजक बल आपका किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। तो भंजक बल समानुपाती ए, तो भंजक बल बराबर हमने एक नियतांक लगा दिया P इंटू ए। तो ये नियतांक P हमने लगाया है, तो ये नियतांक क्या है, तो इसको हम कहेंगे P नियतांक, जिसको हम भंजक प्रतिबल कहते हैं, है ना। तो भंजक बल बराबर F, एक प्रकार से बल ही है तो F से डिनोट कर सकते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, P इंटू ए। अब सब देखो, इसके अंदर मैं एक बार डायरेक्ट फार्मूला दिखा देता हूँ आपको, फिर थ्योरी हम देख सकते हैं। इसके अंदर देखो सब, फिर एक और फार्मूला आपने पढ़ रखा है। एक तो अभी आ गया हमारा F बराबर P इंटू ए, है ना। एक फार्मूला आपने और पढ़ रखा है, जैसे अभी यहाँ पे बल हम निकाले हैं अगर भंजक बल, तो एक और आपने ये पढ़ रखा होगा कि mg, F बराबर mg होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उस m की जगह हमने रख दिया ALDG। कैसे रखा, देखो m क्या है आपका, द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व होता है सब। आयतन इंटू घनत्व, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन का भी फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा हो तो ध्यान दिया हो, तो आयतन हमेशा होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई या अब यहाँ पे हम लंबाई ले सकते हैं, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो यहाँ पे क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल a है, लंबाई क्या हो गई l, ठीक है। और घनत्व को हमने डिनोट किया है d से। तो m की जगह आप क्या लिख सकते हो, ALD। क्लियर, तो वही हमने यहाँ लिखा है, एम जी के अंदर m की जगह हमने रख दिया ALD और g का g। क्लियर। अब देखो साहब, एक तो फार्मूला आपका आ गया f का ये, है ना, ALDG, और एक फार्मूला अभी हमने निकाला था F बराबर PA, है ना, ये दोनों निकाले थे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि A की जगह तो A, लेकिन P की जगह क्या आ गया, LDG, है ना। तो P को आप LDG के बराबर रख सकते हो, तो यहाँ हमने वही किया है। देखो यहाँ पे P को LDG के बराबर रखा है, जिससे आप L का फॉर्मूला निकाल सकते हो, P अपॉन DG। क्लियर, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, LDG बराबर P। आपको जहाँ पे जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको वो निकालना होगा, है ना। तो LDG बराबर P, है ना। यहाँ पे L क्या है, उसकी लंबाई, D क्या है, घनत्व, G आपका गुरुत्वीय त्वरण, और P आपका क्या है वो, ये हमने अभी निकाला था नियतांक, भंजक प्रतिबल नियतांक। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। देखो साहब, अब इसके अंदर ये भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि यदि एक तार पर अधिकतम बल F सहन कर सकता है ना, कोई तार है वो अधिकतम F बल सहन कर सकता है, तो समान पदार्थ तथा 2 गुनी त्रिज्या का तार, है ना, यानी जैसे कॉपर का वायर है, तो वही कॉपर का वायर एक और लेते हैं, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या होगी, उससे डबल होगी, है ना। तो वो कितना बल सहन करेगा, तो पहले बल का कितना बल सहन करेगा, वो 4 गुना। कैसे, क्योंकि भंजक बल किसके समानुपाती है, ए के। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, जो कि क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है साहब, एक प्रकार से गोली है ना, वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो आर को अगर हम डबल कर दें, है ना, तो आर को अगर 2 गुना कर दें, 2r कर दें, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r, है ना। यानी कि अगर आप उसकी त्रिज्या को डबल कर देते हैं तो वो 4 गुना बल सह सकता है। क्लियर, भंजक बल का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, इससे आप एल लंबाई का भी ये फार्मूला आ गया है आपका। तो आपको हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ें और समझ में आएगी कि इनका उपयोग कैसे लेना है ना। तो आप केवल अभी फार्मूला ध्यान रखें, कहीं नोट कर रहे हो एक जगह सभी फार्मूला, तो बहुत अच्छी बात है, नोट रखें, है ना। फिर इसके ऊपर बेस्ड अब जितने भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो बनते हैं हम वो करेंगे, है ना। तब आपको और अच्छा मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा मज़ा हमको कम ही आता है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो बस तब तक पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर करो रोज़, है ना। छूटना नहीं चाहिए आपका प्रयास, है ना, चलता रहेगा निरंतर, तो आपको कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है साहब, धन्यवाद, पढ़ते रहो।